बच्चों नमस्कार। मैं सत्येंद्र सर और आप लोगों को आज यूपी पुलिस के लिए जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों बाद जो भर्ती आई है 60,244 पुलिस की, तो उसमें आप लोगों के लिए तैयारी के लिए मैं हिंदी की क्लास ले रहा हूँ। बच्चों, सारी परीक्षा में कोई भी परीक्षा रही हो, स्टेट की भी या सेंटर की भी, जो हिंदी के प्रश्न आते हैं वो आज मैं आपको समझा रहा हूं कि स्वर और व्यंजनों से कैसे प्रश्न आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वर में किस तरीके से, व्यंजन में कैसे मतलब घुमा घुमा के प्रश्न पूछते हैं, तो मैं यही समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्वर। इसके अंतर्गत देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? वर्ड या फिर आएगा ध्वनि। बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें भी अंतर होता है, दोनों में ये अंतर है। यदि वो पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो यदि वो पूछता है कि मौखिक इकाई कौन सी है, तो आप लगाएंगे ध्वनि, क्योंकि हम बिना लिखे हुए यदि कुछ बोलते हैं तो आवाज ही होती है, ध्वनि होती है। तो इसलिए यदि मौखिक इकाई पूछता है सबसे छोटी, तो वो होगी ध्वनि। और यदि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछता है प्रश्न में, यदि वो लिखित इकाई पूछता है तो आप लगाएंगे वर्ड। इसके बाद यदि आपको पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यदि उसमें वर्ड भी दिया है या ध्वनि दिया है, तो वो कोई सी भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि उसने दिया है कि मौखिक कौन सी है, तो आप ध्वनि लगाएंगे, और यदि लिखित में पूछे तो वर्ड लगाएंगे। उसके बाद वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्णमाला तो जैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जब कोई वर्णमाला क्रम से लिखी हुई है, अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ऋषि वाली रे और ओ, औ, अंग है, ऐसे क, ख, ग, घ, ङ, इस तरीके से यदि क्रम से लिखी हुई है तभी उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और यदि वो क्रम नहीं है और उसमें पूरे में आ से ज्ञ तक लिखे हुए हैं, तो क्रम नहीं है, तो उसे अक्षरमाला कहते हैं। लेकिन जब क्रम से लिखी है तो इसलिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? बच्चों, इसमें भी प्रश्न बहुत ऐसे पूछा जाता है। यदि पूछता है कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर को पूछेगा तो आप 13 लगाएंगे। कुल स्वर कितने होते हैं? 13। और यदि पूछता है स्वर कितने होते हैं, तो आप लगाएंगे 11। ये बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, जो संख्या के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। वहां पे कुल स्वर पूछे और 13 दिया है और 11 भी दिया है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो वहां पे कुल स्वर पूछता है तो 13 लगाएंगे, और यदि स्वर कितने होते हैं पूछता है तो 11 लगाएंगे। क्योंकि आपने देखा है ये जो अंग है वाले वो हैं, वो अयोगवाह हैं। अंग है वाले क्या हैं? अयोगवाह हैं। तो इस तरीके से अंग वाले को अनुस्वार और है वाले को विसर्ग बोलते हैं। तो ये इनकी गिनती मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी स्वर में भी हो जाती है, और आगे बताऊंगा कि व्यंजनों में भी इनको गिना जाता है। तो इस तरीके से ये न तो स्वर हैं और न व्यंजन है, दोनों की कड़ी में आते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह बोलते हैं। स्वर होते हैं बच्चों, स्वर हमेशा सघोष और अल्प प्राण होते हैं। आप लोग समझते होंगे कि सघोष क्या होते हैं। तो जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं
उनमें हवा का कंपन होता है। जिस तरीके से हवा का कंपन होता है उसी के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। तो जिनमें ये जो स्वर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। और अल्प प्राण, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर ये अल्प प्राण होते हैं। देखिए, जब इसका मतलब है कि जो मुंह से हवा निकलती है, वायु निकलती है, क्योंकि हमारी वायु नहीं हो, यदि ऑक्सीजन ना हो, वायु ना हो तो हमारा ये जीवन नहीं रहेगा। इसलिए वायु के आधार पर जो कम निकलती है तो वो अल्प प्राण में आती है, और यदि ज्यादा वायु निकलती है तो वो महाप्राण में आती है। तो इस तरीके से बच्चों स्वर होते हैं सघोष और अल्प प्राण। उसके बाद देखेंगे स्वरों को कई भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर, जो जीव का प्रयोग हम करते हैं कहने में, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आता है मुख द्वार खुलने के आधार पर, वो जीव के प्रयोग के आधार पर यदि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। यदि ये संख्या के आधार पर क्वेश्चन आते हैं तो जीव का प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद है आपका मुख द्वार। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कि कौन से अक्षर को बोलने में, कौन से वर्ड को बोलने में कितना मुख खुलता है। तो आपको बताऊंगा, मुख द्वार खुलने के आधार पर विव्रत, विव्रत स्वर होते हैं। विव्रत स्वर में मुंह पूरा खुलता है, विव्रत स्वर में मुंह पूरा खुलता है। जैसे आ, तो देखिए आ पे पूरा मुंह खुला है तो आ कौन सा होगा? विव्रत स्वर होगा। उसके बाद अर्ध विव्रत, आप समझ सकते हो, यदि विव्रत में पूरा खुलता है तो अर्ध विव्रत में आधा खुलता है। तो जिन स्वरों को बोलने के लिए जो आधा मुंह खुलता है उसको हम अर्ध विव्रत बोलते हैं। जैसे अ, आए, आओ, ओ। तो इस तरीके से ये आधा मुंह खुलता है, इसलिए इनको आ, आए, आओ और ओ को हम अर्ध विव्रत में कहेंगे। उसके बाद आते समृत। समृत में लगभग मुंह बंद रहता है, इसमें बहुत कम खुलता है, लगभग बंद रहता है समृत। ई ई उ उ, ई उ उ बहुत कम खुलता है, तो इसलिए इसको लगभग बंद रहता है। अर्ध समृत में आधा बंद रहता है, ए ओ। तो इस तरीके से ये यदि पूछा जाता है कि मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से कौन कौन से आते हैं? पूरा मुंह खुलने पर कौन सा स्वर कहेंगे? तो उसको विव्रत स्वर कहेंगे। और यदि आधा मुंह खुलने पर कौन से स्वर कहेंगे? तो उनको अर्ध विव्रत कहेंगे। और इनमें से कोई आते हैं, यदि ऐसे भी दे देते इनमें से अर्ध विव्रत कौन सा है, तो 3 तो गलत दे दिए, एक इसमें से रख दिया। तो आप देख लेंगे अर्ध विव्रत, बोलकर देख लेंगे। सबसे अच्छा प्रैक्टिकल ये है कि आप लोग बोलकर देख लें। जब बोलकर देखेंगे तो सही समझ में आ जाएगा कि हमारा मुंह कितना खुल रहा है, तो उसी आधार पर हो जाएंगे। समृत में लगभग मुंह बंद रहता है, लगभग मुंह बंद रहता है, ई उ। और अर्ध समृत में आधा मुंह बंद रहता है। तो इस तरीके से आपके ए, ऐ, ओ, औ। तो ऐसे ही आपको पूछे जाएंगे। अभी पूछ ले समृत कौन से होते हैं, तो इनमें से एक दे दिया जाएगा। आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लें, समझ लें। याद करें, रटने से अच्छा है आप समझ लीजिए। आपको यदि समझ में आ जाएगा, मुंह से कहकर देख लोगे तुरंत प्रश्न हल हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये होगा। अब है होठों की स्थिति के आधार पर स्वर। अच्छा, अब होठों की स्थिति कैसी रहती है?
व्रतमुखी और अव्रतमुखी। ये होठों की स्थिति के आधार पर आपके स्वर व्रतमुखी और अव्रतमुखी यानी दो प्रकार के होते हैं। व्रतमुखी जिसमें मुंह का व्रत बनता हो, जिनको बोलने में व्रत बनता हो, और इनके में व्रत नहीं बनता हो। तो जिनको अक्षर ई ए आई इनमें बनता है, आ नहीं बन रहा, और ओ आओ तो व्रत बन रहा है। तो इस तरीके से यदि व्रत बन रहा है ओ आओ, तो इस तरीके से व्रत बन रहा है तो ये व्रतमुखी होंगे। और जिनमें व्रत नहीं बनता है, आ ई ए आई, इनमें व्रत नहीं बन रहा है तो आप कहकर देख लेंगे तो वो अव्रतमुखी होंगे। अच्छा, कंठ के उच्चारण के स्थान पर स्वर देखिए, जो इनका ये कंठ से निकलती है, उच्चारण स्थान कहां पर है? अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। सीधा आ सीधी आवाज आपकी कंठ से निकल रही है, तो अ और आ कैसे होंगे? कंठ। उसके बाद तालु, तालु के उच्चारण स्थान के स्वर, तालु पे जीभ तालु ऊपर लगती है, ए ई। देखिए, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बोलकर देख लीजिए, आप समझ लीजिए। यदि आप बोलकर देख लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ई और होस्ट के उच्चारण के स्वर उ। यदि उच्चारण स्थान पूछता है तो क्या बताएंगे आप? उ। और मूर्धा, मूर्धा के उच्चारण स्थान के स्वर रे वाली ऋषि, ये री है, ये मूर्धा से है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो इस तरीके से बच्चों आपको, अच्छा अब आ जाते हैं ए आए, ये कंठ और तालु, ये दोनों से कंठ तालव्य भी बोलते हैं इसको। यदि कहीं कंठ तालव्य लिखा आ जाए तो आप है, तो ये कंठ तालव्य होते हैं। कंठ से और तालु से सटे हुए तब आवाज निकलती है इनकी, तो इसलिए इनको ए को हम कंठ तालु भी कहते हैं या कंठ तालव्य कहते हैं। उसके बाद होस्ट और कंठ के उच्चारण के स्थान पर देखिए, ओ आओ और ओ, ये होठों के और कंठ से, निचला होठ और कंठ यदि निकलता है तो आपका ये स्वर होते हैं। होठ से आप कहकर देख लीजिए, सब आपको सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको कि आप इनको कह करके देख लीजिए। जितने भी स्वर हैं जो बताए आप सिर्फ कह करके देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा, समझ जाओगे कि हां ये स्वर कौन सा है। कहीं कोई, अब इसमें एक आगत स्वर, ये है आगत स्वर। बच्चों ये वर्णमाला में आपने वैसे नहीं देखा होगा, आ तो देखा होगा लेकिन ये नहीं देखा होगा। तो इसमें क्या है, ये आगत स्वर है कि हम कहीं कहीं शब्द जो होते हैं वहां पर हम इनको आगत स्वर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप ऑफ लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे तो हमेशा ऑफ को हम इसी तरीके से लिखते हैं, ऑफ, ऑफ ऐसे लिखेंगे। कभी भी ऐसे नहीं लिखते कि ऑफ को ऐसे लिख दो, ओ एफ, ऑफ नहीं लिख सकते ना, ऐसे नहीं लिख सकते। यदि सही कौन सा माना जाएगा, ये माना जाएगा। ऐसे ही ऑन लिखते हैं, ऑन, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, इसको ऑन ऐसे लिखेंगे हम। तो इसलिए ये कैसा स्वर है, आगत स्वर है ये। तो इसको आगत स्वर में यदि ये भी आ जाता कि आगत स्वर, इनमें से आगत स्वर कौन सा है, तो आ भी दिया होगा और यदि ऐसा दिया हो तो ये आपका आगत स्वर है। इसके बाद में बच्चों वैसे स्वर में से यही क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं को आप
इस तरीके से समझ लीजिए, इन्हीं को घुमा घुमा के पूछेगा। पूछने का तरीका चाहे कोई भी हो, जैसे कहीं पर भी ये सगोश और अगो अल्प प्राण ये पूछ लेगा है, या स्वर दे देगा कि स्वर में 3 व्यंजन दे देगा, एक स्वर दे दिया और कहेगा इसमें सगोश कौन सा है। तो आपको इन्हीं को इधर से उधर से इन्हीं से घुमा करके क्वेश्चनों को पूछेंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइए। इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजनों से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, देखिए व्यंजन होते हैं स्वर प्लस व्यंजन। आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, यदि कहीं पर भी प्रश्न आ जाए जिस तरीके से व्यंजन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, व्यंजन कौन सा है, और आंसर वो दे देगा उसमें ऑप्शन नंबर 1 का, नंबर 2 पा, नंबर 3 पे न, और दे देगा 4 पे त। अब आपको व्यंजन पूछेगा, आप बहुत कंफ्यूज होगे, बोलेंगे ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, और ये भी व्यंजन है। तो आप इन चारों में बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये शुद्ध व्यंजन होगा, ता है वो शुद्ध व्यंजन यही होगा, बाकी का ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर सहित व्यंजन है। का और आ होगा, इसका का और आ होगा, और ये प शुद्ध ये लिख के पा और आ होगा, ये स्वर सहित व्यंजन होंगे। इसी तरीके से ये ना और आ होगा। तो बच्चों इस तरीके से यदि क्वेश्चन देते हैं व्यंजनों के, इसमें से आपको अच्छी तरीके से देखना है कि सीधा यदि व्यंजन क्या होते हैं, स्वर और व्यंजनों सहित, स्वर सहित होते हैं वो व्यंजन होते हैं, और यदि शुद्ध व्यंजन होगा तो आपका ऐसा होगा, नीचे ये लगा होगा। तो इस तरीके से हमको ये व्यंजन स्वर सहित ये व्यंजन होते हैं, शुद्ध व्यंजन हमारा ये होगा। व्यंजनों की संख्या देखिए, वैसे व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और यदि कुल व्यंजन भी पूछे जाते हैं तो भी 33 ही आता है, लेकिन मिला के पूछे जाते हैं व्यंजन और स्वर, तो व्यंजन और स्वर मिलाकर के होते हैं 52। कुल वर्णमाला में कुल कितनी लिपि के आधार पर अक्षर हैं, 52, लेकिन व्यंजन कितने होते हैं, 33, और स्वर पूछे जाते तो कितने होते हैं, 11। इसमें भी कंफ्यूजन रहता है संख्या के आधार पर, ठीक है। कहीं कहीं यदि व्यंजनों की संख्या वैसे पूछ रहा है तो देखिए, व्यंजनों की संख्या यदि वैसे पूछता है तो आप जानेंगे कि आपको ये 41 होती है, 41 प्लस 11, इस तरीके से तो 52 होते हैं। तो इनमें क्योंकि और जो व्यंजन है उनको बताऊंगा मैं आगे, सम्मिलित किया जाता है, इसलिए वैसे व्यंजनों की संख्या हमेशा 33 ही आती है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। तो इस तरीके से उसके बाद स्पर्श व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनके 25 आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि जो व्यंजन इस स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, उनमें से 3 तो गलत दे दिए जाएंगे और एक इनमें से व्यंजन, ये देखिए स्पर्श व्यंजन ये वर्ग में बांटे गए हैं इसमें, तो ये वर्ग हैं, ये वर्ग बनाए गए हैं आपके 5, और प्रत्येक वर्ग में
5 5 होते हैं। तो इस तरीके से ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये और 1 2 3 4 5 5 पंजे 25। ये 5 गुणा 5 बराबर 25। आपके ये 25 हो जाते हैं। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो यदि ये दे देता है कि 3 कोई अलग इनमें से दे दे और 1 इसमें से दे दिया, पूछा स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे जो का से मां तक और ये वर्ग 5 वर्ग में जो आते हैं वो उन्हीं में से ये कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में या रा ला और वा, ये 4 जिनकी संख्या 4 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या र ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये हमेशा सघोष और अल्प प्राण होते हैं। अच्छा, इनमें सघोष और अल्प प्राण क्या है? देखिए मैं बताऊंगा आपको कि इसमें क्या है कि देखिए ये या और वा, या और वा हमेशा ये अर्ध स्वर होते हैं। या और वा कैसे होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। हमेशा ये इनको या और वा को अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है। वैसे ये अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन इनको इसमें भी, और जो र है हमारा वो लुंठित, लुंठित होता है, या ये रा हमारा लुंठित होता है, और ल पार्श्विक। तो ला हमारा पार्श्विक होता है। इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों। यदि उसको पूछता है या और वा अर्धस्वर कौन से हैं, तो आप तुरंत या और वा लगा देंगे कि ये हमारे अर्धस्वर में आते हैं। और र क्या है? लुंठित। वर्ड क्या है? तो आपको र दे देंगे और इनमें से किसी में से दे देंगे, 3 गलत दे देंगे और 1 ये आपका सही दे देंगे, तो ये लुंठित होता है। और इसी तरीके से पार्श्विक वर्ड कौन सा है? तो पार्श्विक वर्ड में पूछेगा तो आपको ल लगाएंगे। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं, पार्श्विक में कभी कभी क्या होता है कि संस्कृत का लिरि होता है ना, ये लगा देते हैं, और बाकी का तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज और दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं, और दे दिया जाए या ए है या बी है या सी है और इनमें से कोई नहीं। तो यदि ऐसा दिया जाता है तो आप निश्चित इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। यहां पर ये जो ये हैं क्वेश्चन, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, और इसी तरीके से देते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और आंसर सही न लगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है कि ला यदि पार्श्विक ला दे रहे हैं तो है, और यदि ऐसा दे रहे हैं तो वो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गए। इसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आपके स स हा, देखिए ये वैसे अघोष और महाप्राण होते हैं, लेकिन जो आपका हा है ये हमेशा सघोष होगा। कैसा होगा? सघोष। हा को सघोष बोलते हैं, बाकी के इनको हम 3 को हम अल्प प्राण बोलते हैं, लेकिन हा को हम सघोष बोलते हैं और महाप्राण होता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये अधिकांशतः ऐसा होता है कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं और ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं? अघोष होते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, वो फिर हा को दे देते हैं, तो आप कहोगे 4 होते हैं, अघोष ही होते होंगे, लेकिन नहीं, ये जो है हमारा ये सघोष होता है। ये ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से ये ऊष्म व्यंजन होते हैं।
उसके बाद हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अब आपके आए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है कि संयोग से बने हुए हैं, ये एक तरीके से नहीं है और ये संयोग से बने हुए हैं। तो इस तरीके से आपको बताएंगे, जैसे ये 6 है, अब ये मिले हुए हैं किन किस से, क से और श से। ये क और स से, इसमें क्वेश्चन आता है कि 6 का प्रथम अक्षर कौन सा है, तो आप तुरंत लगाएंगे क। बच्चों में एक चीज और बताना चाहूंगा, उसमें से जो प्रश्न देते हैं उनमें से एक तो ऐसा दे दिया और एक दे दिया आपको ऐसा क प्लस स, और एक दे दिया आपको क प्लस स, और एक दे दिया क प्लस स। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा है हमारा, इनमें एक जैसे ही लग रहे हैं ये तो सभी, लेकिन बच्चों ये सब अलग अलग हैं। तो हमारा शुद्ध ध्यान रखना, शुद्ध होगा तो पहले सबसे पहले ये क्योंकि हमारा शुद्ध व्यंजन है ये, और इससे स से मिलकर के ये 6 बना हुआ है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं, तो आपको बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है आपका त्र। त्र इसी तरीके से सेम है, त प्लस र। तो इस तरीके से ये शुद्ध बना हुआ है, ऐसे बनेगा आपका त्र। और ज्ञ ज प्लस य, इनको मिलकर के ज्ञ बनता है। और स्र है जो आपका वो श प्लस र, इनको मिलकर, इसलिए ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है, तो इस संख्या के आधार पर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में आप सोचेंगे कि ये और ये तो स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन की वजह से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। और आप इस तरीके से यदि इनके नीचे ये लगी हुई है तो आप समझ लीजिए ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। उसके बाद बच्चों अयोगवा, मैं बता चुका था पहले, स्वरों में बताया, इनका स्वर में भी और उसमें, इनको वैसे बोलते हैं अयोगवा, और ये सही श्रेणी में आते हैं, ये व्यंजनों की भी श्रेणी में आते हैं। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन और 2 अयोगवा, ये मिला करके हो जाते हैं 41। इस तरीके से 25 और 12 37 और 2 39 और 2 41, इस तरीके से ये 41 होते हैं लिपि के आधार पर, और ये 11 ये मिला करके कुल कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। इस तरीके से पूरी वर्णमाला में हम 52 अक्षरों को जानते हैं। उसके बाद है आपके अघोष व्यंजन। तो अघोष में मैंने ये बना दिया है कि आपका वर्ग का, अघोष व्यंजन में वर्ग का पहला और दूसरा। बच्चों देखिए, ये पहला और दूसरा, जो इतने अक्षर हैं पहले और दूसरे वाले, ये कैसे हैं, अघोष हैं, अघोष व्यंजन है ये।
ये कैसे हैं? अघोष हैं। अघोष हैं ये। वर्ग का पहला और दूसरा ये कैसे हैं? अघोष हैं। और उसके बाद आता है सघोष। बाकी के ये तीसरा, चौथा, पांचवा, यदि ये तीसरा, चौथा, पांचवा ये कैसे हैं? सघोष हैं। बच्चों ये बहुत ध्यान रखना है आपको। इनमें से सघोष और अघोष के क्वेश्चन क्या करते हैं कि उन्होंने 3 इसमें से दे दिया और 1 इसमें से दे दिया और पूछ लिया अघोष कौन सा है। तो आपको वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कोई इनमें से आ जाता है तो वो अघोष माना जाएगा। आप तुरंत उसको देखें और सही का निशान लगा दें। उसके बाद यदि वो पूछता है सघोष कौन सा है तो देखिए 3 इसमें से दे दिए जाएंगे, 1 इसमें से दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनमें से देखना आते हैं तो कैसा है? सघोष है। और आपका क्या करेंगे कि 2-2 दे देंगे। 1 इसमें से दे दिया, 1 इसमें से दे दिया, 1 इसमें से, 1 इसमें से, 1 इसमें से, 1 इसमें से और 2 इसमें से दे दिए। ठीक, तो जैसे का और ख दे दिया है और बाकी के में और कुछ दे दिए तो दोनों दे दिया, 2-2 जोड़ा बना दिए, ज दे दिया और क दे दिया है। इस तरीके से आपको पूछेंगे तो आप इसमें से एक ही तो हो सकता है लेकिन दोनों नहीं है, तो इसलिए जहां दोनों हैं इनमें से कोई से भी एक खा दे दिया, पा दे दिया। तो यदि यहां से कहीं से हैं तो वो अघोष की श्रेणी में ही आएंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों अल्प प्राण, बाय के आधार पर देखिए ये जो वर्ग बना हुआ है मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद है अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या है कि वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये कैसा होगा? अल्प प्राण। ये आपका अल्प प्राण होगा। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका अल्प प्राण में आएगा। इनमें से कोई भी दिया हुआ है, 3 तो उन्होंने गलत दे दिए, 1 इनमें से दे देंगे और पूछेंगे कि अल्प प्राण कौन सा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला और तीसरा और पांचवें वर्ग से कोई भी वर्ड आ रहा है तो वो अल्प प्राण है। या आप कहेंगे वर्ग की विषम संख्याओं के, जैसे इसको ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। ये विषम संख्याओं से यदि उस लाइन से कहीं से भी आए तो वो कैसा होगा? अल्प प्राण होगा। अच्छा, और ये होगा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा होगा, ये कैसा होगा? महाप्राण होगा। दूसरा और चौथा होगा वो कैसा होगा? महाप्राण होगा। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कतई, बहुत देखना है आपको। यदि पहला, तीसरा और पांचवें से आता है तो वो अल्प प्राण होगा और दूसरे और चौथे से आता है तो वो महाप्राण होगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप समझ चुके होंगे ये अल्प प्राण और महाप्राण। अब बताएंगे उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान पे आप देखेंगे कि इसी तरीके से उच्चारण स्थान आप देखेंगे कि कौन सा उच्चारण स्थान होता। तो देखिए आपको ये बता दिया आपको कि पहला, तीसरा और पांचवा ये है तो ये अल्प प्राण होगा और दूसरा और चौथा होगा तो महाप्राण होगा। इसी तरीके से अब आप देख लीजिए उच्चारण के स्थान, यानी कौन सा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है।
तो देखिए कंठ, क, ख, ग, ये आपके क वर्ग है। जितना भी क वर्ग के पांचों अक्षर हैं वो उनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। और च, छ, ज, झ, या यानी च वर्ग, जो हमारा च वर्ग है, च वर्ग के पांचों जितने अक्षर होंगे उनका उच्चारण स्थान तालु होगा। देखिए कंठ से क, ख, ग, सीधा कंठ से आवाज निकलती है। और जो तालु है वो तालु, जीभ कहां लगेगी? तालु पर, ऊपर। च, छ, ज, झ, या। तो इस तरीके से इनके उच्चारण स्थान है वो तालु होगा। छ वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा। उसके बाद मूर्धा, जीभ जो है वो पलटती है और जो मूर्धन्य होता है जगह जो उस पे जाके लगती है। ट, ठ, ड, ढ, इस तरीके से ये बोल करके देख लीजिए इनका लगेगा। तो ये जो ट वर्ग है, ट वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, वो मूर्धा होंगे। इसी प्रकार से दंत, देखिए जो हमारी जीवा है वो दांत से छुएगी। त, थ, द, आप कहकर देख लीजिए। आप कोई भी वर्ण है जब भी उच्चारण स्थान पूछा जाए तो उसको आप कहकर देख लीजिए। यदि सीधी आवाज निकल रही है और त वर्ग है और त वर्ग का आपका जीभ कहां टकराएगी? दांत पर। तो बच्चों ये दांत पर जीभ टकराएगी तो आप समझ लीजिए ये उसका उच्चारण स्थान दंत है। उसके बाद होष्ठ, जो प वर्ग है हमारा, प वर्ग है वो होष्ठ है। इसका उच्चारण स्थान होष्ठ है, क्योंकि बिना ओठों को मिलाए आप प वर्ग को नहीं बोल सकते। बोल के देखो आप लोग, अच्छा खुद बोल के देखो, बिना ओठ मिलाए प वर्ग बोल के देखो, बोल लोगे? नहीं बोल पाओगे ना। तो ये आप कहकर देख लीजिए, प, ओठ मिलेंगे तो आपका उच्चारण स्थान, प वर्ग का उच्चारण स्थान होष्ठ होता है। तो इस तरीके से यदि प्रश्न आते हैं, अब बात आती है प्रश्न की, तो जो इससे प्रश्न आएंगे, उच्चारण स्थान से प्रश्न आते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि आपके चार ऑब्जेक्ट वो दे दिए, ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन दे दिए और इसमें से प्रश्न पूछा गया कि कंठ वर्ण बताइए। कंठ वर्ण कौन सा है? तो आपको कंठ वर्ण बताना पड़ेगा। तो इसमें से दे दिया उन्होंने, क्या किया? दे दिया च, दे दिया ठ और दे दिया प और दे दिया घ। तो आप समझ लीजिए इस तरीके से दे दिए। अब आप कहकर देखेंगे प्रश्न का कैसे आंसर निकलता है, ये आप खुद ही निकालेंगे। कहकर देखेंगे, च, च हमारी जीवा कहां पे जा रही है? तालु पे। इसका मतलब ये कंठ का नहीं है। उसके बाद देखेंगे ठ, ठ, ट, ठ हमारी कहां है? मूर्धा, मूर्धा पर। तो ये क्या होगा? मूर्धा। और इसको देखेंगे कह करके, प, प, प क्या मिल रहे हैं? होठ। तो ये क्या हुआ? होष्ठ। और हमारा घ क्या होगा? घ। सीधा कहां से आवाज आ रही है? कंठ से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।